हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की जो नई किताब आई है मल्हार, एनसीईआरटी की किताब मल्हार का पहला चैप्टर माँ कहे एक कहानी, जो कि एक कविता है। इस कविता की प्रश्न उत्तर, इस कविता का अभ्यास मैं पूरा आपको कराने जा रही हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनेगा और बने रहिएगा। आपको इस नई किताब की बहुत ज़्यादा डिटेल अभी गूगल में नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। आपको दुर्गापाल मैम की क्लास में आपको चैप्टर, उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर सभी मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रही हूँ। तो दुर्गापाल मैम की क्लास को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई किताब का सारा नया सिलेबस यहाँ पर मिल जाए। ये इससे पहले मैं इसके 2 वीडियो और बना चुकी हूँ। माँ कहे एक कहानी के 2 वीडियो आपको मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में कविता का भावार्थ है, संक्षेप में मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है, जबकि पार्ट 2 में मैंने पूरे विस्तार से पूरी कविता की व्याख्या करके आपको दी है। और पार्ट 3 ये जो है, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं आज, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको करा रही हूँ। अगर आपके पास किताब है, मल्हार आपने खरीद ली है, तो आप अपनी किताब को खोल लीजिए, ताकि आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर कर सकें। पहला प्रश्न है, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाना है, तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये भी है कि कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? क्या कारण है कि माँ यही कहानी सुनाती है जिसमें करुणा है और न्याय है? इसका कारण क्या है, ये पता लगाना है हमें। 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। ये 4 ऑप्शन है। आपने अभी तक कविता अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर दुर्गापाल मैम की क्लास में इस कविता की वीडियो सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, आप उस लिंक से उसको सर्च कर लीजिए और वहां जाके कविता का भावार्थ समझ के आ जाइए, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही दे पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर बनता है, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, ये उत्तर इसका हो सकता है। उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, ये भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि जो राहुल है, उसकी माँ यशोधरा उसे जो कहानी सुना रही है, वो कहानी राहुल के पिताजी की है, जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में, और बाद में महात्मा बुद्ध हुआ, उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। तो उनके बचपन की कहानी है ये। तो ये भी हम कह सकते हैं कि परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो ये जो 2 बीच के ऑप्शन बचे हैं, इनमें से जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ये हो सकता है कि उसे सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, क्योंकि अंत में, कविता के अंत में माँ ने बेटे से पूछा कि तुम बताओ कि इसका फैसला क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब माँ चाहती है कि उसे सही और गलत की समझ आ जाए। आगे है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? घायल पक्षी की कहानी क्यों बताई गई कविता में? कोई और कहानी भी तो बताई जा सकती थी। अच्छा, इसके ऑप्शन हैं, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, कि एक पक्षी निर्दोष है और आखेटक यानी कि शिकारी उसके प्रति कितना क्रोध दिखा रहा है, कितना कठोर हो गया है, इसके लिए घायल पक्षी की बात कही है। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, अच्छा जी, जो सिद्धार्थ थे वो कितने साहसी थे और कितने वीर थे, यशोधरा अपने बेटे राहुल को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी इतने साहसी थे, इसके लिए इसमें घायल पक्षी की बात कही है। या फिर करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, या माँ बेटे को ये दिखाना चाहती है कि दया और हिंसा, हिंसा मतलब मारना किसी को, किसी के ऊपर अत्याचार करना, तो दया और क्रोध, इसके बीच का जो लड़ाई होती है उसको दिखाने के लिए, या फिर मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो क्या
कारण हो सकता है इसमें कि घायल पक्षी की कहानी सुनाई है माँ ने बेटे को। तो मेरे ख्याल से तो ये कारण होगा कि पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए और करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए ये निर्दोष पक्षी की कहानी का उपयोग किया गया है। इसका सही उत्तर है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? क्या समझ में आया था राहुल को? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, ये समझ में आया था, या फिर निर्णय लेते समय हमेशा निडर रहना चाहिए, या फिर आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, या जानवर की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। इन चारों में से क्या समझ में आया था उसे? माँ ने उसे ये भी सिखाया था कि निडर होकर अपनी बात कहो, और दूसरा न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। तो जो सही उत्तर है वो ये है इसका कि न्याय सदा करुणा के साथ होना चाहिए। इसका सही वाला उत्तर है, न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके समूह में आपके साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने होंगे। आपने जो उत्तर चुना है उसका कारण क्या है? मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता का जो मूल संदेश है वो ये है कि हर मनुष्य जो न्याय करने जाता है उसके अंदर करुणा का होना जरूरी है। हर मनुष्य के अंदर जो भी न्याय कर रहा है उसे गलत और सही की समझ होनी चाहिए, और उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, मतलब दूसरे के दुख को अनुभव करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। घायल पक्षी की घटना से स्पष्ट होता है कि करुणा और न्याय दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। कविता के अंत में भी जब माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल से पूछती है कि वह क्या न्याय करेगा, तो छोटा सा राहुल जो कहानी सुन रहा है वो भी यही उत्तर देता है कि माँ, जो भी न्याय हो वो करुणा से भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि करुणा यानी दया, दया से भरा होना चाहिए। हमें मन में दया रखकर ही न्याय करना चाहिए। जिसके मन में दया नहीं है वो न्याय कर ही नहीं सकता। और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ये सब बातें कविता के अंदर बताई गई हैं, इसलिए मैंने ये उत्तर चुना है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी किताब में पीछे दिया हुआ है वो ये है कि मिलकर मिलान करें। आपको ग्रुप में बैठना है और अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ मिलकर के ये जो नीचे दे रखा है पात्र और दूसरी तरफ दे रखा है कि ये शब्द किन के लिए आए हैं, तो इनका मिलान करना है, कौन सा शब्द का अर्थ क्या है। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि माँ, पुत्र और पिता कौन है? नीचे दे रखा है बेटा, और सामने दे रखा है यशोधरा, एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी, और दूसरा दे रखा है माँ सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा है तात पिता, और इस तरफ है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। तो ये आमने सामने जो शब्द रखे हैं ये तो गलत है, इनका सही मैच करना है हमने कि बेटा कौन है। तो बेटा है सिद्धार्थ और यशोधरा का बेटा है वो, तो ये मैच होगा इसके साथ। एक का मैच होगा 3 के साथ। माँ कौन है? माँ का नाम है यशोधरा और वो एक राजकुमारी है और सिद्धार्थ की पत्नी है। तात पिता कौन है? पिता का नाम है सिद्धार्थ, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया या फिर महात्मा बुद्ध भी उन्हें कहा गया, बाद में उनका नाम पड़ा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से मैच होगा ये, देख लीजिए आप। बेटा 1 का मैच 3 है, 2 का मैच 1 है और 3 का मैच 2 है। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कविता की जो पंक्तियां नीचे दे रखी हैं आपको, ये पंक्तियां हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, दया न्याय दया का दानी। ये 4 लाइनें आपको यहाँ पर दे रखी हैं और इन 4 लाइनों का आपको क्या अर्थ समझ में आया है वो अर्थ बताना है आपको। हालांकि इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए। एक में मैंने आपको कविता का सार बताया है और एक वीडियो में पूरी लंबी व्याख्या दी है, पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2।
से आपके पास 2 वीडियो हैं, आप उन्हें सर्च कर लीजिए। इन पंक्तियों का ही नहीं बल्कि पूरी कविता का अर्थ मैंने उसमें समझाया है, जो आपको बहुत आसानी से वहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको इनका मीनिंग समझा देती हूँ चारों पंक्तियों का, ताकि आप इनका मीनिंग एक बार फिर यहाँ भी समझ सकें। वैसे आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये पंक्तियां दी हुई थी हमें, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इनका अर्थ क्या है ये आपको बताना है, तो मैं इनका अर्थ आपको बताती हूँ। देखिए, इसका अर्थ है कि यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, यानी कि दूसरा उसे बचाए क्यों नहीं, यानी दूसरे को उसे बचाना चाहिए। अगर कोई निरपराध को मार रहा है, कोई निर्दोष को प्राणी को मार रहा है, तो दूसरा जो वो देख रहा है उसे बचाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। भक्षक यानी मारने वाला और रक्षक यानी बचाने वाला। तो हमेशा ही मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रक्षक पर भक्षक वारे का मतलब है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, न्याय में हमेशा दया होनी चाहिए। न्याय करते वक्त हमें अपने मन में दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति प्यार रखना चाहिए, तभी हम न्याय कर सकते हैं, नहीं तो न्याय नहीं होगा। अब जो नीचे उत्तर मैंने लिखा है ये भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे तो उसे बचाना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा हो, दया हो। हमेशा ही मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाले को माना गया है। अगली पंक्तियां हैं। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इनका अर्थ क्या है? हुआ विवाद सदय निर्दय में। सदय यानी कि अच्छे हृदय वाला, निर्मल हृदय वाला, प्रेम वाला, कोमल हृदय वाला, और निर्दय, निर्दय का अर्थ है कठोर हृदय वाला, जो बहुत क्रूर इंसान है, जिसे दया नहीं आती, जिसके मन में प्रेम नहीं, उसे कहते हैं निर्दयी। तो सदय और निर्दय के बीच में विवाद हो गया, एक कोमल हृदय वाले इंसान के बीच में और एक कठोर हृदय वाले इंसान के बीच में विवाद हो गया। विवाद यानी झगड़ा हो गया। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय दोनों। आग्रही, आग्रही मतलब आग्रह कर रहे थे, जिद कर रहे थे। सब विषय में, अपने बारे में। मारने वाला कह रहा था कि यह पक्षी मेरा है, मैंने इसे मारा है, और बचाने वाला कह रहा था कि मैं इसे बचा रहा हूं तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। तो दोनों ही अपने अपने बारे में जिद कर रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, तो क्या हुआ? दोनों ही जिद कर रहे हैं, दोनों ही नहीं मान रहे हैं, तो क्या हुआ? बात कहाँ पहुंच गई? न्यायालय में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, सबने उस बात को सुना और सबने उसे जाना कि क्या बात हुई है, सबको पता चल गई फिर इस बात का। तो ये है इसका अर्थ। अब मैं इसका अर्थ आपके लिए पढ़ देती हूँ। सदय यानी कोमल दिल वाला और निर्दय यानी कठोर दिल वाला, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। इसलिए सारी बात न्यायालय में पहुंची और न्यायालय में पहुंचकर सभी लोगों ने उस बात को जाना और सुना। न्यायालय में इसका निर्णय हुआ। जो बचाने वाला था उसके पक्ष में न्यायालय ने निर्णय सुना दिया और कहा कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। तो ये है इन पंक्तियों का अर्थ। आगे है आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिया हुआ है वो है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और फिर इनका अर्थ उत्तर लिखिए। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है न्याय दया का दानी। जो न्याय है उसमें हमेशा करुणा होनी चाहिए। न्याय में हमेशा दया का दान होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, वही न्याय होता है। अगर हम कठोर बनकर न्याय करेंगे तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा। क्योंकि कविता का जो मुख्य संदेश है वो भी यही है कि हमें न्याय करते वक्त हमेशा अपने मन में दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, दूसरों के लिए प्रेम रखना चाहिए। न्याय में हमेशा करुणा होनी ही चाहिए। अर्थात
का मतलब होता है अर्थ। इसका अर्थ क्या है? न्याय करते समय मन में दया का भाव होना जरूरी है। कठोरता से न्याय नहीं होता, वो अन्याय हो जाता है। कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यही है कि न्याय दया का दानी। न्याय में करुणा होनी ही चाहिए, बिना करुणा के न्याय होता ही नहीं, हो तो अन्याय हो जाएगा। फिर अगर हम मन में कठोर बन करके, सख्त बन करके एकदम से फैसला करेंगे तो वो तो अन्याय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? आखेटक यानी शिकारी और बच्चे के पिता यानी कि सिद्धार्थ के बीच में तर्क वितर्क मतलब बहस क्यों हुई थी? आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक घायल पक्षी पर अपना अधिकार बता रहा था और कह रहा था कि मैंने इसे घायल किया, मैंने इसे तीर मारा, ये मेरे तीर से घायल हुआ है, इसलिए ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। और जबकि बच्चे के पिता क्या कह रहे थे, उन्होंने घायल पक्षी को उठा रखा था अपनी गोद में, तो वो उसको बचाना चाहते थे और तो वो कह रहे थे कि ये पक्षी मेरा है, मैंने इसको बचाया है, तो ये इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं इसका इलाज करूंगा। तो इसीलिए शिकारी और बच्चे के पिता के बीच में तर्क वितर्क हुआ था। क्या कारण था? कि दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए थे, अपनी अपनी बात पर जिद कर रहे थे। आखेटक यानी शिकारी कह रहा था पक्षी मुझे मिलना चाहिए और उस बच्चे के पिता कह रहे थे कि ये जो पक्षी है, घायल पक्षी है, वो मुझे मिलना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच में विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, मतलब बहस हुई दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका, ऐसा क्यों कहा? माँ ने राहुल से निर्णय करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह देखना चाहती थी कि राहुल सही और गलत में अंतर कर सकता है या नहीं कर सकता। उसे पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है या नहीं है। और साथ ही साथ वो राहुल को ये भी सिखाना चाहती थी कि राहुल के जीवन में अगर कभी कोई ऐसा कठिन समय आ जाए तो वो कैसे फैसला करेगा, इन कठिन परिस्थितियों में क्या फैसला करना है, उसे ये समझ में आ जाए। इसलिए माँ ने राहुल से पूछा कि तुम बताओ कि इस परिस्थिति में तुम क्या फैसला करोगे, कैसा न्याय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? यदि कहानी में मैं उपवन में होती तो घायल हंस की सहायता के लिए मैं उसकी मरहम पट्टी करती। उसे जो भी सहायता हो सकती थी, मेरे पास जो कुछ भी उपलब्ध होता उस समय, जो चीज़ें, जो सामान मेरे पास होता, मैं उसे देती, उसकी सहायता करती, उसे सुरक्षित रखती। और मैं आखेटक यानी जो शिकारी था जिसने उसको तीर मारा था, उसको समझाती कि दया और रक्षा ये ज़्यादा जरूरी है। मारना किसी को बुरा है, पाप लगता है। किसी निर्जीव प्राणी को, निरपराध प्राणी को मारना नहीं चाहिए। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। मेरे अनुसार न्याय बिल्कुल उचित किया गया है। घायल हंस को बचाने वाले को सौंप दिया और मारने वाले को खाली हाथ जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या पता चलता है? कविता में माँ और बेटे के बीच में जो भी बातचीत हुई है उससे पता चलता है कि माँ और बेटे के अंदर बहुत प्रेम था। बेटा क्या करता था, रात को सोने से पहले अपनी माँ से कहानी सुनना चाहता था। हर बेटा ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मा से कहानी सुनते हैं, और माँ चाहती है कि मैं इसको, अपने बेटे को मैं ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे उसे जीवन के अनुभव मिले। वो तो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसे बड़ी बड़ी बातों की समझ आ जाए, अब इसे वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए। इसलिए माँ उसे उसके पिताजी के बचपन की कहानी सुनाती है। वह अपने जीवन के मुश्किल क्षणों में किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, किस तरह से व्यवहार करेगा। जब उसके जीवन में कोई कठिन क्षण आ जाएगा, कोई मुश्किल उसके जीवन में आ जाएगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। प्रतिक्रिया देना मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बर्ताव करेगा, वहाँ पर किस तरह का व्यवहार करेगा, ये उसे निर्णय करना आ जाए। माँ ये चाहती है उसको, इसलिए माँ ने ऐसी कहानी भी सुनाई है। माँ अपने बेटे को कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई सिखाना चाहती है। तो माँ और बेटे का इतना प्यारा भरा रिश्ता है
कि बेटा तो बेचारा छोटा सा है, वो तो कहानी सुनाने की जिद कर रहा है, लेकिन माँ चाहती है कि मैं इसे ऐसी कहानी सुनाऊं, कहानी की तो कहानी हो जाए, इसको मज़ा भी आ जाए कहानी सुनने का, लेकिन इससे जीवन के बारे में सच्चाई हकीकत भी पता चल जाए, इसे जीवन के बारे में क्या निर्णय लेना है, कभी अगर जीवन में कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें कैसा व्यवहार करना है, ये भी इसे पता चल जाए। तो माँ ये चाहती, तो दोनों का रिश्ता इतना आत्मीयता से भरा हुआ है, इतने मधुर संबंध है दोनों के, कि माँ अपने बेटे को बचपन में ही भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है। तो ये माँ का प्यार है, तो बहुत प्यारा रिश्ता है दोनों के बीच में। अगला प्रश्न जो है वो है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को खुद पूरा नहीं किया, है ना। माँ ने कहा ना कि बेटा तुम बताओ कि क्या होना चाहिए, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते। माँ ने तो बीच में छोड़ दी थी कहानी। माँ ने कहा कि बेटा तुम बताओ कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए, इसमें क्या न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर आप सुना रहे हो किसी को ये कहानी, तो इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाओगे, क्या करोगे इस कहानी को। तो देखिए, मैं अगर इस कहानी को आगे बढ़ाती ना, मैं कहती पिताजी उस पक्षी को लेकर अस्पताल चले गए, वहाँ उन्होंने उसकी मरहम पट्टी कराई और उसके बाद वो उस पक्षी को अपने घर लेकर के आ गए, और तब तक उन्होंने पक्षी को अपने घर पर रखा जब तक कि वो पक्षी बिल्कुल ठीक नहीं हो गया और उड़ने लायक नहीं हो गया। तब तक उन्होंने उसकी देखभाल की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो पक्षी को सही किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस आखेटक को पकड़ा। आखेटक यानी शिकारी को, उसको अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझाया कि देखो किसी भी निरपराध को मारना, किसी भी पक्षी को तीर मारना, घायल करना, उसकी जान लेना या पक्षियों को मार करके उन्हें खा जाना, ये बहुत ही बुरी बात है। इसका तुम्हें कल को इसका भुगतान करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। जब उसको ऐसा समझाया जाता तो फिर उससे समझ में भी आता और वो वादा करता कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तभी मैं उसको छोड़ती, नहीं तो मैं उसको छोड़ती नहीं। आप क्या करते, आपके विचार हो सकता है कि मुझसे अलग भी हों कुछ, तो जो भी आपके विचार हों आप वो भी आंसर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या तर्क दिए होंगे। देखिए, पहले हंस ने कहा उसको कि तुमने मुझे तीर मारकर घायल किया, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। आखेटक यानी शिकारी जिसने तीर मारा है वो क्या कह रहा है, नहीं तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन शिकार करना मेरा शौक है। तो हंस उसे क्या कह रहा है आगे, क्या किसी निर्दोष को मारना तुम्हारे लिए हंसी मजाक है, ये शौक की बात है क्या। तो आखेटक कह रहा है बिल्कुल, मुझे किसी भी पक्षी का शिकार करने में बहुत मजा आता है और मैं अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बातचीत चल रही है दोनों के बीच में, हंस के बीच में और उस शिकारी के बीच में ये बातचीत चल रही है। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने इसे अच्छे से बड़ा सा आंसर लिखा है ताकि आपको उसमें से कुछ भी बातें याद रह जाएं, तो आपको मदद मिल जाएगी आंसर लिखने के लिए। तो हंस कह रहा है मैं तुम्हारे तीर की वजह से मर भी सकता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मेरा परिवार उसके बाद क्या करेगा, वो कैसे खाएगा और कैसे रहेगा। तो जो शिकारी है वो जवाब दे रहा है कि मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारा परिवार कैसे रहेगा, क्या करेगा, मैंने तुम्हें तीर मारा है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो हंस कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इसका भुगतान भी करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार कितना दुखी होता है, कितना पीड़ित होता है, उनके साथ कितना बुरा होता है। तो आखेटक की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं, आगे से मैं ये वादा करता हूँ कि किसी भी निर्दोष प्राणी पर तीर नहीं चलाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो ये बातें हुई हैं, ये संवाद हुआ है हंस और जो शिकारी है आखेटक है उसके बीच में। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके पात्र हैं, मतलब जो कहानी माँ सुना रही थी ना, जो कविता हमारी किताब में है, जो कहानी माँ ने सुनाई, यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को जो कहानी सुनाई है, उस कहानी के अंदर आप भी हैं, कोई एक कैरेक्टर, कोई एक पात्र बन करके। तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे। देखिए 4-5 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, आप क्या बनना चाहेंगे, तीर चलाने वाला, या वो पक्षी जो घायल हुआ था,
या पक्षी को बचाने वाला बनेंगे, या न्यायाधीश जज बनेंगे, या फिर कोई अन्य पात्र जो आपके दिमाग में आ रहा हो लेकिन इस कहानी में नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैं वो बनना चाहता हूँ, वो हम कहानी में डाल सकते हैं उस पात्र को। तो आप क्या बनना चाहेंगे ये आप ये बताइए। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो मैं आपको बताऊं, मैं पक्षी को बचाने वाला इंसान जो था ना, उसमें राहुल के पिताजी जो थे सिद्धार्थ, मैं वही बनना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि किसी को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम तो कुछ है ही नहीं, है ना। किसी को मारना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगर हम आज किसी को मारेंगे तो कल को वो वापस लौट कर हमारे ऊपर आएगा। अगर हम आज गलत करते हैं तो कल हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि कल को हमारे साथ गलत हो? इसलिए हम भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो मैं तो पक्षी को बचाने वाला बनना चाहूंगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी में सबसे सही इंसान है। सबसे सही काम उसी ने किया है। उसके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, और उसके अंदर साहस भी है। वो डरा नहीं कि एक आदमी के पास धनुष बाण है, तीर है, तो वो पक्षी को मार सकता, तो उसको भी तो मार सकता है। और जो लोग बुरे होते हैं उनसे तो कुछ कह नहीं सकते ना उनका, तो कि वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचा दें। लेकिन फिर भी वो उसके सामने अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो इसको बचाऊंगा। जब उसने आखेटक ने, शिकारी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसको न्यायालय तक लेके गया, भाई कोर्ट तक लेके गया घसीट करके कि नहीं चलो वहां जाके फैसला होगा। और जब न्यायालय से उसे न्याय मिला, जब पक्षी उसे मिल गया, तभी वो वहां से हटा। तो इसलिए मैं तो पक्षी बचाने वाला ही व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे सही इंसान है। उसने बिल्कुल सही काम किया, और मैं भी अपने जीवन में सही काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वही व्यक्ति बनूंगी। आप क्या बनना चाहते हो बच्चों? आप अपने विचार से लिख सकते हो। अगर आपको वो व्यक्ति नहीं बनना, आप हंस बनना चाहते हो, आप हंस बन जाइए। आप जज बनना चाहते हो तो आप लिख दीजिए कि मैं जज बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि जज जो है वो सही फैसला कर रहा है और मुझे भी सही फैसला करने में बड़ा गर्व का अनुभव होगा, इसलिए मैं जज बनना चाहता हूँ। या कई बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कि मैं आखेटक बनना चाहता हूँ। क्या आप लिखना चाहोगे आखेटक बनना चाहता हूँ या शिकारी बनना चाहता हूँ और किसी पक्षी को मैं मारना चाहता हूँ, ऐसा लिखेंगे आप? मेरे इस ख्याल से तो नहीं लिखेंगे। आप अच्छे बच्चे हैं सभी, है ना, तो आप तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैं शिकारी बनना चाहता हूँ। आप ये लिख सकते हैं कि मैं बचाने वाला बन सकता हूँ या मैं जज बन सकता हूँ। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप जो भी लिखना चाहें। अगला प्रश्न है संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है। संवाद का मतलब बातचीत, मतलब बात कर रहे हैं, माँ और बेटा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया। हाँ सही है, कविता में सीधा सीधा कविता लिखी गई है। कौन क्या बात कर रहा है, माँ कह रही है या बेटा कह रहा है, ये नहीं बताया गया है। तो आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। आपको कविता में जाना है, वापस से कविता पढ़नी है और कविता की कौन सी लाइन बेटे ने कही है, कौन सी लाइन उसकी माँ ने कहा है, वो लाइनें ढूंढनी है कि माँ की कही हुई लाइन कौन सी है, बेटे की कही हुई लाइन कौन सी है। और उसके बाद यहीं पर ना नीचे आपको जगह दे रखी है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये माँ की बात लिखनी है यहाँ पे सारी, और यहाँ बेटे की बात लिखनी है। बीच में आप एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे करके, इस तरफ माँ वाली बातें और इस तरफ बेटे वाली सारी बातें लिख सकते हैं। तो चलिए हम कविता में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि माँ ने क्या बोला है और बेटे ने क्या बोला। और यहाँ पर देखिए, अब ये है माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर जो है पहली लाइन बेटे ने कही है और दूसरी लाइन माँ ने कही है। तो आप चाहें तो इसकी पहली लाइन वही जो कॉलम आपकी बुक में दे रखा है ना, माँ के नीचे माँ वाली लाइन लिख दो, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, और पुत्र के नीचे लिख दो कि माँ कहे एक कहानी, ये लिखा है। आगे है, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो ये तीनों किसने बोली हैं? पुत्र ने। ये लाइनें बेटे की हैं, ठीक है। आगे चलें। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो ये भी किसने बोली है, बोलो? तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ये पुत्र ने बोली। तू है हठी मानधन मेरे, सुन ऊपर में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे पेरे। ये किसने बोली? ये माँ कह रही है, ठीक है। तो इनको आप पंक्तियों को वहां पर अपनी बुक में लिखते जाइए, क्योंकि मैं यहाँ से
इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, ऊपर चल रहा है ये। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, माँ हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर बिंदु उजले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, ये कहा माँ ने। ठीक है, इसके बाद लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। ये जो दो लाइनें हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये बेटा बोल रहा है। यहाँ पर भी बेटे ने बोला और यहाँ पर भी बेटे ने बोला। ये गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर शर से। तो ये है माँ की कही हुई पंक्तियां। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी, ये कह रहा है बेटा। और इसमें से खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली लाइन है ना, ये माँ ही कह रही है, ये 2 लाइनें बेटा कह रहा है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया, ये कौन बोल रहा है? ये माँ बोल रही है। आगे चलते हैं। लक्ष्य सिद्धि का मन माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी। ये माँ की कई भी पंक्तियां हैं। आगे हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदे निर्दय में, उभे आग्रही थे सब विषय में, ये भी कह रही है माँ। राहुल तू निर्णय कर इसका, ये पंक्तियां, राहुल तू निर्णय कर इसका, ये भी माँ की कही हुई पंक्तियां हैं। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, तो ये सुनो तेरी बानी, ये तो माँ की पंक्तियां हैं और ये दोनों बेटे की पंक्तियां हैं। ये पुत्र कह रहा है और ये माँ कह रही है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, ये बेटे ने कहा है। आपके वहां शायद पुत्र पूछा गया है, क्वेश्चन में पुत्र पूछा गया है, तो बेटा ना लिख करके मैं यहाँ पर पुत्र लिख देती हूँ। न्याय दया का दाने, न्याय दया का दाने, तूने गुनी कहानी, तो ये कहा है माँ ने। तो अब मैंने पूरी कविता में आपको बता दिया कि कौन सी पंक्तियां बेटे की कही हुई हैं, कौन सी पंक्तियां माँ की कही हुई हैं। तो आप इन पंक्तियों को ऐसा कैसा अपने किताब में पीछे उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया कविता में जा करके कि कौन सी पंक्ति माँ ने कही, कौन सी पुत्री ने कही है। आप यहाँ पर लीजिए और एक ये लाइन खींच लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर माँ की कही हुई पंक्तियाँ सारी नोट करनी है और यहाँ पर बेटे की कही हुई पंक्तियाँ जो हमने अभी कविता में निशान लगाया है। अब चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द जो कविता में से चुनकर लिखे। जो कविता में प्रकृति, प्रकृति किसे कहते हैं बच्चों? प्रकृति का मतलब है भगवान जी के द्वारा दी गई चीजें, जो चीजें मनुष्य ने नहीं बनाई हैं, भगवान ने बनाई हैं। जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, बादल, पक्षी, ये भगवान ने बनाया है, इसे हम नहीं बनाते हैं, तो उन्हें प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो हम कविता में ढूंढ लेते हैं प्रकृति से कौन से क्वेश्चन, कौन से शब्द आए हैं। एक बार फिर कविता में चलते हैं और वहाँ से सारे शब्द नोट कर लेते हैं जो जो आए हैं। तो ये पहला शब्द देखिए सुरभि। इससे पहले ऊपर उपवन आया है, लेकिन उपवन वहाँ पहले से लिखा हुआ है इसलिए हम वो नहीं ले रहे हैं। तो सुरभि, सुरभि का मतलब होता है खुशबू। वर्ण वर्ण के फूल, फूल प्रकृति ने बनाए हैं, तो ये हो गए सुरभि और फूल। ये है सुरभि और ये हैं फूल। इसके बाद है हिम बिंदु, जो रात को ओस पड़ती है ना, तो उसकी ओस की बूंदें, जो पानी की बूंदें पड़ी होती हैं पेड़ के पत्तों के ऊपर या बगीचे में नीचे, उसे कहा गया है हिम बिंदु। पानी, पानी भी हमने नहीं बनाया है, भगवान जी ने बनाया है पानी,
तो पानी है खग, खग मतलब पक्षी। और इसके बाद है हंस, हंस हमने तो नहीं बनाया है ना। तो यही शब्द हैं जो आए हैं और इन सभी शब्दों को आप उसी सबको आप लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन और यहाँ पे जो बॉक्स दे रखे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखें जैसे आप यहाँ पे लिखें सुरभि, खग, हिमबिंदु, पानी, हंस, और पक्षी। तो ये शब्द प्रकृति से जुड़े हुए शब्द हैं जो कविता में आए। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाना है। कहती है मुझसे ये चेटी, इससे मिलता जुलता आपको दे रखा है। ये देखिए, यह सेविका मुझसे यह कहती है, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगला है तू है हठी मानधन मेरे, तो ये अपने बेटे को कहा था माँ ने। ये है हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है। तीसरा है झलमर कर हिम बिंदु झिले थे, इसका मैच होगा हिम कण ओस की बूंदें झिलमिला रही हैं। इसके बाद है गिरा विद्ध होकर खर शर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर पक्षी नीचे गिर गया। अगला है हुआ विवाद सदैव निर्दय में, दयालु में और निर्दयी के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। आगे है कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डरे हुए बता दे कि किसकी विजय होनी चाहिए, किसकी जीत होनी चाहिए। तो ये है 2 नंबर पर। आगे है कह दे निर्भय, सॉरी ये तो हो गया। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया है, तो ये हमें दे रखा है तूने कहानी को समझ लिया है। ये 6 के साथ मैच होगा इसका। उभय आग्रही थे सब विषय में, इसका मैच है, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आगे है तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, तब उसने जो खगभक्षी था हट करने की ठानी, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। आगे है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मानने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो ये थे सारे मैच इसके। अब अगला प्रश्न कविता की रचना है। तो ये आपके सारे प्रश्न थे अभ्यास के जो मैंने आपको करा दिए हैं। आपने अपनी बुक खोल के रखी होगी और उसमें निशान लगा लिए होंगे, और अगर नहीं ऐसा किया आपने तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, एक बार फिर से देखिए और अपनी किताब खोल करके रखिए और सब प्रश्नों के उत्तर निशान लगाते जाइए, लिखते जाइए अपनी किताब में, तो आपका पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो इसी पाठ के माँ के एक कहानी के 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। तीनों वीडियो को क्रमवार आप देख लें, भाग 1, भाग 2 और ये प्रश्न उत्तर। तो आप तीनों को अगर देख लेंगे आपको कविता भी अच्छे से समझ में आ जाएगी और सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आ जाएंगे। और अब आपके यूनिट हो रहे हैं या एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पढ़ाई में आनाकानी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, और एक लाइक का बटन तो बनता है ना इतनी मेहनत करने के बाद,
तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपना कमेंट लिखें कि आप किस स्कूल से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। अगली वीडियो जो भी आपकी क्लास की आएगी ना, उसमें आपका नाम लिया जाएगा। आप किसी और क्लास की वीडियो में अपना नाम मत ढूंढना। कई बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं जो अपना नाम लिख रहे हैं कि मैम हम वो उस क्लास के हैं और वहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं उन्हीं की क्लास के वीडियो में उनका नाम लूँगी। अपना नाम सुनने के लिए सबको उतावली हो रही होगी, तो अपना नाम ज़रूर टाइप करके देना। अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना कि आप कौन हैं और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो चैनल आगे कैसे बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो दुर्गा पाल मैम आपको पढ़ाने के लिए कैसे आएंगी। इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतने अच्छे से अगर आपको हमेशा पढ़ना है मुझसे तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूँगी। तो अब हम चलते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम की वीडियो आ गई है। तो दुर्गा पाल मैम की क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। अब चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.